हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ गाइडन, स्मूथ मसल्स। हम पहले चैप्टर्स जो पीछे हमने पढ़े हैं उनमें हमने स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इसके साथ साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पढ़ा था। और उसके रिगार्डिंग जो ड्रग्स थी, जो डिजीज़ थी, वो सब हमने डिस्कस की। तो स्मूथ मसल्स की आज बात करते हैं। स्मूथ मसल से कुछ फीचर्स हम शुरू क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस तरह होती है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 जो गाइडन का है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिहाज से, तो इसमें जो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मेंशन की गई हैं हम इंशाल्लाह उसको वैसे ही सीक्वेंस के साथ इधर मेंशन करेंगे और इन सब चीज़ों को हम आसान बनाएंगे जो बातें वहाँ पे लिखी गई हैं। तो मुश्किल ज़रा भी नहीं है। स्मूथ मसल शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जिनका डायमीटर 1 to 5 माइक्रोमीटर तक होता है और जिनकी लेंथ 20 से 500 माइक्रोमीटर तक होती है। पीछे हमने जो स्केलेटल मसल्स पढ़े हैं या साथ हमने वो कार्डियक मसल्स पढ़े हैं, मैंने कहा था ना कि ये स्ट्रेटेड होते हैं। और आज जो हम स्मूथ मसल्स पढ़ रहे हैं ये नॉन स्ट्रेटेड है। तो स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड को देखते हैं। स्ट्रेटेड, ये नॉन स्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं ना, वो फुली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते और वो सार्कोमेयर जो फंक्शनल यूनिट है मसल्स का वो नहीं बना रहे होते। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि ये नॉन स्ट्रेटेड है, ठीक है। इसमें एक्टिन एंड myosin filaments are not organized। जब एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स ही सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो जाहिर बात है कि फिर सार्कोमेयर नहीं बनेगा। तो फिर इसमें इसके फीचर्स में ये बात लिख सकते हैं कि सार्कोमेयर इज एब्सेंट। Sarcomere is absent। क्योंकि उसमें एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होते और वहाँ पे जो जेड लाइन जो हमें स्केलेटल मसल्स में मिल रही थी, जेड डिस्क लाइन जो हमें मिल रही थी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो जेड डिस्क भी यहाँ पे एब्सेंट है। उसके अलावा टी ट्यूब्यूल्स जो स्ट्रक्चर बन रहा था, टी ट्यूब्यूल्स जो स्केलेटल मसल्स के मेम्ब्रेन इमेजिनेट हो रही थी और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रही थी, वो इधर एब्सेंट होगा, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा? अगर टी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तो इधर क्या बनेगा? इधर जो है मसल्स इमेजिनेट जरूर होती है, मसल्स मेम्ब्रेन, तो वो स्ट्रक्चर बनाएगी कैव्युलाई, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसमें स्केलेटल मसल्स में जो है वो टी ट्यूब्यूल बन रही थी, एक पूरे तरीके से मसल्स मेम्ब्रेन जो है वो इमेजिनेट हो रही थी। यहाँ पे मसल्स मेम्ब्रेन इमेजिनेट हो रही लेकिन बहुत थोड़ी, ठीक है, उसको हम कैव्युलाई कहते हैं स्ट्रक्चर्स को। इसके अलावा ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन क्या होगी? एब्सेंट, ठीक है। ट्रोपोनिन क्या होगी? एब्सेंट। मतलब वहाँ पे ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आके बाइंड होता था, है ना। स्केलेटल मसल्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आके अटैच होता था, जिससे ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बन जाता था। तो यहाँ पे ट्रोपोनिन क्या होगी? एब्सेंट। अब अगर यहाँ पे ट्रोपोनिन एब्सेंट है तो फिर ट्रोपोनिन के साथ कौन सी प्रोटीन होगी? इसके अलावा कौन सी प्रोटीन होगी ट्रोपोनिन की जगह पे?
वो होगी कैलमोडोनिन, ये प्रोटीन होगी जिसके साथ कैल्शियम आके बाइंड करेगा, क्योंकि स्केलेटल मसल्स के अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन थी, ठीक है, ट्रोपोनिन के साथ आके कैल्शियम बाइंड करता था। तो यहाँ पे तो ट्रोपोनिन एब्सेंट है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है, कैलमोडोनिन, तो इसके साथ आके कैल्शियम जो है बाइंड करेगा। और ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट। स्केलेटल मसल्स के अंदर जब मैंने ट्रोपोमायोसिन की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि ट्रोपोमायोसिन दरअसल जितनी भी एक्टिन की एक्टिव साइट्स होती है ना उनको कवर कर लेती है, उनको कवर किया हुआ होता है। फिर ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम आके बाइंड होता है तो ट्रोपोनिन फिर उस धागे को बाहर निकाल फेंकता है, मतलब ट्रोपोमायोसिन को बाहर निकाल फेंकता है। तो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन का वो काम नहीं है जो स्केलेटल मसल्स के अंदर ट्रोपोमायोसिन ने काम किया था। स्केलेटल मसल्स के अंदर ट्रोपोमायोसिन ने क्या करती थी, वहाँ पे ये जितनी भी एक्टिन की एक्टिव साइट्स थी उनको ये कवर कर लेती थी ऊपर से। फिर ट्रोपोनिन के साथ आके जो इसके ऊपर ये वाली प्रोटीन है इसके ऊपर जब आके कैल्शियम बाइंड होता था तो फिर ये ट्रोपोमायोसिन को रिमूव कर लिया जाता था। रिमूव कौन करता था इस ट्रोपोमायोसिन को, ट्रोपोनिन रिमूव करता था। कब रिमूव करता था, जब कैल्शियम आके इसके ऊपर जुड़ता था। यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट तो है लेकिन इसका काम वैसा नहीं है जैसा स्केलेटल मसल्स में था। तो इसका काम ये है कि ये इनहेंसिस कर देता है इंटरेक्शंस को बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का क्या काम है, ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे इनहेंसिस इंटरेक्शंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। एक दफा इनको फिर देख ले, मैंने क्या कहा इसके मुताबिक, मैंने स्मूथ मसल्स का बताया कि इसका जो डायामीटर होता है ना वो 1 से 5 माइक्रोमीटर्स के दरमियान होता है। जो इसकी लेंथ होती है इनके फाइबर्स की, स्मूथ मसल्स फाइबर्स की जो लेंथ होती है वो 20 से 500 माइक्रोमीटर्स के दरमियान होती है और ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेटेड नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होते और वो सार्कोमेयर नहीं बनाते। सार्कोमेयर एक मसल का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अच्छा, जब सार्कोमेयर ही नहीं बनता तो जाहिर बात है जेड डिस्क लाइन नहीं होगी, एब्सेंट होगी। तो टी ट्यूब्यूल्स भी यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल्स दरअसल क्या है कि मसल फाइबर की मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अच्छा, टी ट्यूब्यूल की जगह पे क्या चीज़ होगी फिर हमारे पास, कैवियोलाई। क्या होगी, कैवियोलाई। अच्छा, यहाँ पे ट्रोपोनिन एब्सेंट होगी तो ट्रोपोनिन की जगह पे कौन आएगा, ट्रोपोनिन को कौन रिप्लेस करेगा इधर आके, ट्रोपोनिन को रिप्लेस कर रही है प्रोटीन कैलमोडोनिन प्रोटीन रिप्लेस कर रही है। अच्छा, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन जो है वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे स्केलेटल मसल्स के अंदर ट्रोपोमायोसिन का काम ये था कि वो जितनी भी एक्टिन की एक्टिव साइट्स थी उनको कवर कर लेती थी, ठीक है। जब तक कैल्शियम का स्टिमुलस पीछे से नहीं आता तब तक वो उनको कवर किए हुए थी। तो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन का काम ये है कि ये एक्टिन और मायोसिन की जो इंटरेक्शंस होती है उनको इनहेंस कर देती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो स्मूथ मसल्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास है मल्टी स्मूथ मसल्स, ठीक है। एक है मेरे पास यूनिटरी स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। अच्छा, अब ये मल्टी स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स ऐसे होते हैं कि इसमें हर मसल्स का फाइबर जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक। मल्टी यूनिट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, इसमें क्या करते हैं कि एवरी मसल फाइबर वर्क्स इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली,
इसमें एग्जांपल्स की बात करूं तो कि ऐसे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स बॉडी में कहां कहां पाए जाते हैं, तो उसमें हमारे पास celery muscles of eye, iris of eye और पिलो इरेक्टर मसल। अच्छा, अब जो दूसरे मसल्स हैं यूनिटरी मसल्स, ये कहां कहां पे होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है। इसमें यूनिटरी मसल्स के अंदर ये होता है कि ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स वर्क टुगेदर, ठीक है, और ये एक्ट करते हैं एज अ यूनिट, एक्ट एज अ यूनिट। इसकी एग्जांपल्स बता दूं तो मैं ये थोड़ा सा समझा देता हूं। इसकी एग्जांपल्स में JIT और ब्लड वेसल्स और इसके अलावा वॉल ऑफ गट तो होगी, बाइल डक्ट और साथ साथ जो है आपके यूरेटर और यूट्रस इसमें होते हैं। और यूनिटरी मसल्स को हम एक और नाम देते हैं विसरल स्मूथ मसल्स, या इसको और देते हैं सिंसिटियल स्मूथ मसल्स, ठीक है, सिंसिटियल स्मूथ मसल्स। यूनिटरी मसल्स को दो और नाम देते हैं, विसरल स्मूथ मसल्स का और सिंसिटियल स्मूथ मसल्स, ठीक है, सिंसिटियल स्मूथ मसल्स का नाम देते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी टाइप्स को समझ लें। टाइप्स में दरअसल मैंने ये बताया है कि हमारे पास स्मूथ मसल्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स और एक जो है वो यूनिटरी स्मूथ मसल्स। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल जो है वो उसमें हर मसल्स का फाइबर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ठीक है। उसकी एग्जांपल में सिलेरी मसल्स ऑफ आई है, आइरिस ऑफ आई और पिलो इरेक्टर मसल्स, ये सारे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में आते हैं। यूनिटरी मसल्स में क्या होता है कि इसमें ग्रुप ऑफ मसल फाइबर जो है वो इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, और एक्ट एज अ यूनिट, पूरे एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। मतलब इसमें आपके पास 30 से 40 मसल फाइबर्स जो है वो एक्ट एज अ यूनिट, ठीक है। इसमें 30 से 40 शॉर्ट मसल फाइबर्स होंगे यूनिटरी स्मूथ मसल्स में जो एक्ट एज अ यूनिट। तो फिर मैंने ये कहा कि यूनिटरी मसल्स को जो है विसरल स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। क्यों विसरल स्मूथ मसल्स कहते हैं, उसकी वजह ये है कि आपके जितने भी बॉडी में विसरल पार्ट्स हैं ये उनमें पाए जाते हैं। JIT की मैं बात कर रहा हूँ, JIT हो गया या ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनको मैंने ये कहा कि सिंसाइटियल स्मूथ मसल्स कहते हैं। सिंसाइटियल स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, आपस में मसल फाइबर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, JIT, ब्लड वेसल्स के अंदर और इसके अलावा यूरेटर के अंदर और यूट्रस में होते हैं। ये तो इसके फीचर्स थे। और साथ साथ अब मैं ड्रा करता हूं स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस होता है, सिंगल हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, वहां पे अब मैं कुछ और फीचर्स इसके ऐड करता हूँ साथ साथ। स्केलेटल मसल्स के अंदर हमने प्रॉपर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो है वो देखा था हमने। ठीक है, यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो है वो एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे होगा न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। अब इस बात को गौर से समझिए। ये मेरे पास जो है वो नर्व फाइबर आ रही है, न्यूरोट्रांसमीटर लेके नर्व फाइबर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर वो तरीका नहीं है जो स्केलेटल मसल्स के अंदर था। स्केलेटल मसल्स के अंदर आपने प्रॉपर तरीका ये पढ़ा था कि अगर आपको याद हो तो मैंने ये पढ़ाया था कि इस तरह एक्सोन टर्मिनल होती है। ठीक है, और ये जो है वो मसल्स मेम्ब्रेन इस तरह इन्वेजिनेट होती है। ठीक है, और क्या होता है कि वेसिकल्स आती हैं, यहाँ पे वेसिकल्स आके अपना कंटेंट क्या करती हैं? रिलीज करवाती हैं यहाँ पे, जिससे यहाँ पे जो गेटेड चैनल से सोडियम वो क्या होते थे? ओपन हो जाते थे और सोडियम का इन्फ्लक्स होता था। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स में आ रहा है, आके इस स्पेस के अंदर रिलीज हो रहा है। यहाँ पे ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि इसमें ये वाला जो तरीका है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला वो एब्सेंट है। इसमें तरीका है न्यूरो इफेक्टर जंक्शन वाला। इसमें क्या है? ये तरीका क्या होता है? इसमें ये देखें कि इसमें ये जो आपकी ऑटोनोमिक नर्व आ रही है, ये ऑटोनोमिक नर्व आ रही है, इसकी ये ब्रांचिंग है। ठीक है, ये सेपरेट हो जाती हैं स्मूथ मसल्स, ये जो मसल फाइबर है इसके ऊपर सेपरेट हो जाती है, फैल जाती हैं। तो इन ब्रांचिंग में ये छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, ये छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं। तो इन वेसिकल्स को कहते हैं हम इन वेसिकल्स को कहते हैं वेरिकोसिटी। वेरिकोसिटी, इन वेसिकल्स को, ये छोटी छोटी जो वेसिकल्स जो ऑटोनोमिक नर्व है इसकी जो छोटी ब्रांचिंग निकलती है, जो फाइबर के ऊपर आके सेपरेट हो जाती हैं, उन वेसिकल्स को हम कहते हैं वेरिकोसिटी वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर वही न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो स्केलेटल मसल्स में था। ठीक है, ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर वही न्यूरोट्रांसमीटर जो आपने स्केलेटल मसल्स में पढ़ा था कि एक्सोन टर्मिनल जो वेसिकल्स सिक्रिएट करती हैं उसमें एसिटिलकोलिन था। तो यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे दोनों न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, एसिटिलकोलिन तो होगा ही, लेकिन साथ साथ नॉर एपिनेफ्रिन भी होगा। ठीक है, ये जो ऑटोनोमिक नर्व फाइबर है ये दोनों को लेके आएगी। ठीक है, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर को लेके आएगी, एसिटिलकोलिन को भी और नॉर एपिनेफ्रिन को भी लेके आएगी। फिर आगे इसकी ये ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रांचेस जाके मसल फाइबर के ऊपर सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, अब इन ब्रांचेस में ये जो वेसिकल्स हैं उनको कहते हैं वेरिकोसिटी कहते हैं। उन वेसिकल्स को क्या कहते हैं? वेरिकोसिटी। दरअसल इन्हीं वेसिकल्स के अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर आए हैं। कौन कौन से शामिल है उसमें? एसिटिलकोलिन है और नॉर एपिनेफ्रिन है। दरअसल जब हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ा था उसकी जो वेसिकल्स थी उसमें सिर्फ एसिटिलकोलिन आता था, याद होगा आपको, अभी 2 दिन की तो बात है, एसिटिलकोलिन आता था। लेकिन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर दोनों आ रहे हैं, एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भी आ रहा है और नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर भी आ रहा है इन वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, ये ऑटोनोमिक नर्व फाइबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटोनोमिक नर्व फाइबर दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेके आएगी, जिसमें एसिटिलकोलिन भी शामिल है और नॉर एपिनेफ्रिन भी शामिल है। तो
अब ये कंटेंट जिस तरह स्केलेटल मसल्स के वेसिकल्स के अंदर था जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाई, तो ये कंटेंट इसी तरह इन वेसिकल्स के अंदर भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें सिर्फ एक न्यूरोट्रांसमीटर था जिसको हमने एसिटाइलकोलिन कहा था। दूसरी बात, अच्छा इसमें जंक्शंस होंगे, एडहेरेंट जंक्शंस और गैप जंक्शंस, ठीक है। एडहेरेंट जंक्शंस किस तरह होंगे, वो इस तरह स्मूथ मसल्स को जो है वो आपस में अटैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, गैप जंक्शंस किस तरह होंगे, गैप जंक्शन जो है गैप जंक्शंस इस तरह होंगे ताकि एक स्मूथ मसल्स के इंट्रासेलुलर से जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये सारी चीजें शामिल हैं, वो दूसरे सेल के इंट्रासेलुलर मीडियम में जा सके, ठीक है। तो एक एडहेरेंट जंक्शंस जो आपस में अटैच कर रहा है स्मूथ मसल्स के फाइबर्स को, मैंने कहा था ना कि 30 से 40 जब आप यूनिटरी की बात करें तो यूनिटरी मसल्स के अंदर जो है 30 से 40 मसल्स फाइबर्स होते हैं जो एक जगह पे अरेंज हुए होते हैं और वर्क एज अ यूनिट, एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। तो उनको आपस में अटैच कौन करवाते हैं, एडहेरेंट जंक्शंस उनको मसल्स फाइबर्स को, शॉर्ट मसल्स फाइबर्स को आपस में अटैच करवाते हैं। और दूसरा गैप जंक्शन जो होते हैं वो फ्लो के लिए होता है, मीडियम जो इंट्रासेलुलर मीडियम है उसके फ्लो के लिए होते हैं गैप जंक्शंस। अच्छा, इसमें एक्टिन और मायोसिन आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। तो थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को समझ लें तो ये मैं समझाता हूँ कि किस तरह एक्टिन और मायोसिन होती है। दरअसल मैं ये बता रहा था कि स्मूथ मसल्स के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो प्रॉपर होता है वो एब्सेंट होता है, जो हमने स्केलेटल मसल्स के अंदर पढ़ा है कि वहाँ पे वेसिकल एसिटाइलकोलिन को लेके आती थी और एक्सोन टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आके वो रिलीज करवाती थी, वो स्पेस के अंदर आता था, आगे वो आता था मसल्स फाइबर के पास, उसकी मेम्ब्रेन के पास आता था। वहाँ पे वो ऐसा, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑटोनोमिक नर्व फाइबर आ रही है, इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये ब्रांचेस जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, फाइबर मसल्स फाइबर के ऊपर। तो इनमें ये छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, इन वेसिकल्स को हम कहते हैं वेरिकोसिटी वेसिकल्स कहते हैं। वेरिकोसिटी वेसिकल्स के अंदर मटेरियल वैसा ही होता है जैसा स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए था, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, एसिटाइलकोलिन भी होगा और नॉरएपिनेफ्रिन भी होगा, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे इसमें। फिर मैंने बताया कि इसमें जंक्शंस होते हैं, एक एडहेरेंट जंक्शंस जो बहुत सारे फाइबर्स को आपस में एडहेरेंट करके रखते हैं, और दूसरा कौन से जंक्शंस हो, गैप जंक्शन, जिससे इंट्रासेलुलर मीडियम जो है एक सेल का दूसरे सेल में फ्लो कर सकता है। अच्छा, ये देखिए, ये जो नर्व फाइबर आ रही है, जो नर्व फाइबर न्यूरोट्रांसमीटर लेके आ रही है वो दूर दूर ही रहती है मसल फाइबर से, ये मैंने इसके साथ जोड़ी नहीं है, अगर आप देख सके तो ये जो नर्व फाइबर आ रही है, ये नर्व फाइबर इस मसल फाइबर से दूर है, ठीक है। तो ये अपना कंटेंट जो है इधर स्पेस में सिक्रीट करेंगे, वहां से ये डिफ्यूज होके सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे पाया जाता है आपका कैल्शियम कैलमोडलिन प्रोटीन, ठीक है, कैल्शियम कैलमोडलिन प्रोटीन, जिससे कैल्शियम जो है वो आके बाइंड होता है इस प्रोटीन के साथ, कैलमोडलिन प्रोटीन के साथ, जिससे फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे कहते हैं कैल्शियम कैलमोडलिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोनिन तो एब्सेंट है, ट्रोपोनिन एब्सेंट है, जाहिर बात है क्या है, कैलमोडलिन है, ट्रोपोनिन की जगह पे कैलमोडलिन है। अगर ट्रोपोनिन एब्सेंट है तो कोई ना कोई प्रोटीन तो होनी चाहिए जिसके साथ कैल्शियम आके बाइंड हो, तो यहाँ पे कैलमोडलिन प्रोटीन है जिसके साथ आगे कैल्शियम बाइंड होता है। तो मैंने ये कहा कि ये कुछ नैनोमीटर्स तक इनके दरमियान फासला होता है, तो ये वेसिकल्स अपना कॉन्टेक्ट
यहाँ पे सिक्रीट कर देती हैं। वो कंटेंट डिफ्यूज होके कहाँ जाता है, इंट्रासेलुलर मीडियम के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखें, मैंने ये कहा था कि इसके अंदर जो जेड लाइन है या जेड डिस्क है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या होता है, जेड डिस्क जो है, जेड लाइन जो है वो वहाँ पे एब्सेंट होती है, सार्कोमेयर एब्सेंट होता है एक तरीके का, क्योंकि वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फुली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुई होती। तो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डेंस बार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंस बार्स। वो मेम्ब्रेन के साथ भी स्ट्रक्चर अटैच हो सकते हैं, वो सेल के इनसाइड भी हो सकता है, ठीक है। उस डेंस बार से जो है वो आपके एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह डेंस बार से ये जो स्ट्रक्चर है, ये डॉट वाला मोटा है, इसको कहते हैं डेंस बार्स, ठीक है। ये डेंस बार्स मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं और इनसाइड भी हो सकते हैं। इनसे दरअसल ये एक्टिन के फिलामेंट्स ओरिजिनेट होते हैं, एक्टिन होता है, ठीक है। और इसके इस साइड पे जो है वो आपके मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन, ठीक है। इस तरह एक्टिन के धागे ने मायोसिन को ओवरलैप किया होता है। ये थोड़ा सा जो मैं इस कलर से शो करवा रहा हूं, ठीक है। इस तरह इसको ओवरलैप किया हुआ होता है एक्टिन के धागों ने। तो इस स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या है कि डेंस बार्स हैं, यहाँ पे जेड लाइन जो है वो नहीं है, यहाँ पे जेड लाइन की जगह पे डेंस बार्स है। तो डेंस बार्स से दरअसल एक्टिन के फिलामेंट्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और वो डेंस बार्स मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं, इनसाइड सेल में भी हो सकते हैं, और इनके सेंटर में इस तरह जो है वो मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्टिन ने इस तरह मायोसिन के फिलामेंट्स को थोड़ा सा ओवरलैप भी किया हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसमें होता है। और एक प्रोटीन टाइटिन प्रोटीन जो होती है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स के अंदर टाइटिन प्रोटीन एब्सेंट होती है। दरअसल स्केलेटल मसल्स के अंदर टाइटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो इलास्टिसिटी देती है, ठीक है। लेकिन ये मसल्स इलास्टिक नहीं होते, ठीक है। लेकिन आप अगर स्ट्रेस इनके ऊपर डालें तो इनके पास एक फेनोमेना जरूर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना, लेंथ एडॉप्टेशन फेनोमेना, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस डालते हैं तो ये कुछ देर के बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में भी आ जाते हैं, रिलैक्सेशन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास लेंथ अडॉप्टेशन फेनोमेना भी है, ठीक है, इन मसल्स के पास। तो टाइटिन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होती है, इसलिए स्मूथ मसल जो होते हैं वो नॉट इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉट इलास्टिक, ठीक है। लेकिन एक इनमें प्रॉपर्टी, एक फीचर और है, वो कौन सा है, प्लास्टिसिटी का, प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी के फीचर से ये क्या फायदा उठाते हैं कि चेंज इन शेप, चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप को जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि टाइटिन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होती है, इसलिए स्मूथ मसल जो है वो इलास्टिक नहीं होते। लेकिन इनके पास एक और फीचर है प्लास्टिसिटी का, कि अपनी शेप को जो है ये चेंज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इनके ऊपर स्ट्रेस डालें तो कुछ देर के बाद ये रिलैक्स स्टेट में भी आ जाते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाते हैं, कुछ देर के बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो इनके पास ये लेंथ अडॉप्टेशन फेनोमेना भी होता है। अच्छा, अब कैल्शियम की एंट्री से
जब कैल्शियम आएगा, वो चाहे किसी भी सोर्स से हो, उसमें 2-3 सोर्सेज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कैल्शियम जब आएगा तो जो है वो कैल्शियम आके जैसे ही कैल मॉडलिंग के साथ अटैच होगा तो कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये मसल मेम्ब्रेन है, लेकिन मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, वहां पे जब मैंने आप बना के दिखाई थी ना तो टी ट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर बनाए थे। यहाँ पे मैं कोई टी ट्यूब्यूल नहीं बना रहा, ठीक है। इसमें ये थोड़े से इस तरह होंगे, ठीक है, इनवेजिनेटेड होंगी थोड़ी सी इस तरह, ठीक है। ये मेरे पास मसल फाइबर है, समझ में, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें मेम्ब्रेन थोड़ी सी इन्वेजिनेट हो गई है, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैवियोलाई। क्या कहते हैं? कैवियोलाई इन स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी है कि इसकी मसल जो है वो मसल मेम्ब्रेन जो है वो टी ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाती, इन्वेजिनेट तो होती है लेकिन थोड़ा इन्वेजिनेट होती है। तो वो जो स्ट्रक्चर बनाती है, इस स्ट्रक्चर को हम कैवियोलाई कहते हैं। इस कैवियोलाई के माउथ में स्पेशलाइज्ड कैल्शियम चैनल होते हैं जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। कौन से हैं? कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। अब अंदर आपको पता है कि एक और ऑर्गेनेल भी पड़ा हुआ है मसल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या स्टोर होता है? हमें पता है कैल्शियम स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? कैल्शियम। अच्छा, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी क्या है? कैल्शियम, ठीक है। अब मैं वो सोर्सेज बता रहा हूं जहां से कैल्शियम का स्टिमुलस आ सकता है, ठीक है, और मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाने की वजह बन सकता है। अब कैल्शियम जैसे ही इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, कैल्शियम का जैसे ही इन्फ्लक्स हुआ तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर रिसेप्टर्स हैं। क्या है? रिसेप्टर्स। वो आपने पहले भी पढ़े हैं, आपको पता है कि कौन से रिसेप्टर्स हैं। उन रिसेप्टर्स को कहते हैं R/R रिसेप्टर्स, R/R रिसेप्टर्स, रिनोडेन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब कैल्शियम आके जैसे ही इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होता है तो ये रिसेप्टर जो है ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स क्या? ये चैनल जो है ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ये चैनल ओपन होगा तो ये जो सार्कोप्लाज्म के अंदर ये कैल्शियम स्टोर पड़ा हुआ है, ये कैल्शियम जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैल्शियम आके कैल मॉडलिंग के साथ आके बाइंड हो जाएगा, फिर आगे कन्फर्मेशनल चेंजेस को मैं बाद में बताता हूँ। दरअसल मैंने ये बताया है कि कैल्शियम किन सोर्सेज से आ रहा है। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आता है। ये कहाँ से आता है? जो कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही कैल्शियम आया तो इसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मेम्ब्रेन में जो R/R रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया। वो जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, जो उनमें भी कैल्शियम स्टोर था उसने भी कैल्शियम बाहर निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि कैल्शियम किस तरह आ सकता है? आपको पता है कि स्मूथ मसल्स की जो मेम्ब्रेन है या स्मूथ मसल्स हैं, इनके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है कि इसकी मेम्ब्रेन में इसके अलावा और भी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। स्केलेटन के अंदर ये नहीं है। स्केलेटन को सिर्फ एक न्यूरोट्रांसमीटर आके ही स्टिमुलेट कर सकता है। मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो स्केलेटल मसल्स को सिर्फ एक न्यूरोट्रांसमीटर ही आके स्टिमुलेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट नहीं कर सकता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस मेम्ब्रेन को आके स्टिमुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन रिसेप्टर्स है, ठीक है। ये रिसेप्टर किसी चीज के लिए भी है, कोई केमिकल आ जाता है, कोई ड्रग है, कोई हार्मोन है, ठीक है। और यहाँ पे भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है इसकी मेम्ब्रेन में भी रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अलावा R/R के अलावा भी, जिनको कहते हैं IP3 रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके कोई ड्रग, कोई हार्मोन आके बाइंड होता है इस रिसेप्टर्स के ऊपर।
जिससे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अंदर वाली साइड पे एक कपलिंग प्रोटीन अटैच है जिसे जी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, जी प्रोटीन, कपलिंग प्रोटीन, ठीक है। अब जैसे ही कोई हार्मोन, कोई ड्रग आके इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अंदर वाली साइड पे जहां पे कपलिंग जी प्रोटीन अटैच है वो स्टिमुलेट हो जाती है। ये प्रोटीन क्या हो जाती है? स्टिमुलेट। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगी तो एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज के बाद क्या होगा? ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगी कोई सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ठीक है। ये अब पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर है तो वो आगे डिटेल में जाके आप पढ़ेंगे। तो सपोज करें कि वो आपके पास IP3 सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो बन जाता है। अब ये IP3 जाके इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। IP3 इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये बाइंड होगा ये चैनल भी क्या हो जाएंगे? ओपन। जब ये चैनल ओपन हो जाएंगे तो जो यहाँ पे कैल्शियम पड़ा हुआ है वो भी अंदर आना शुरू हो जाएगा, वो भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज से, और इसके बाद अगर वैसे इंट्रासेलुलर के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है वो भी इसके जो दूसरे रेगुलेटरी चैनल्स हैं उनके जरिए भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए सेल के अंदर तो बाहर से भी जो ये रेगुलेटरी चैनल्स हैं उनके जरिए भी कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिनसे कैल्शियम जो है वो अंदर आ रहा है। दरअसल मैं इन सोर्सेज का पहले बताना चाह रहा हूँ कि सोर्सेज के बाद फिर जाएंगे। कैल्शियम की एंट्री तो हो गई है, अगला प्रोसेस तो बाद की बात है ना। पहले कैल्शियम को तो मुख्तलिफ तरीकों से अंदर लाए साइड में। तो सबसे पहला तरीका क्या था कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स है कैल्शियम के, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाहर यहाँ पे कैल्शियम आ गया सेल के अंदर, ठीक है। इसने आगे ये जो रिसेप्टर्स हैं R/R रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हुआ तो इसको क्या करवा दिया? चैनल को ओपन। अब चैनल ओपन होने के बाद यहाँ पे जो अंदर स्टोर था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम जो स्टोर था वो भी बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इस मेम्ब्रेन की खासियत है, स्मूथ मसल्स मेम्ब्रेन की खासियत है कि इसमें और भी रिसेप्टर प्रोटीन्स चैनल्स हैं, ठीक है। किसी ड्रग के लिए, किसी हार्मोन के लिए, किसी भी फैक्टर के लिए आके इसको स्टिमुलेट करवा सकते हैं। ये नहीं है कि स्केलेटल मसल्स की तरह सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर ही आएगा कि इसको स्टिमुलेट करवाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा ये स्टिमुलेट ही नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। कोई हार्मोन, कोई ड्रग, कोई भी स्टिमुलस आके इसको स्टिमुलेट करवा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हार्मोन, ड्रग आके बाइंड होती है, जिस तरह बाइंड होते हैं इन चैनल के अंदर वाली साइड पे जी कपलिंग प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो एक्टिवेट हो जाता है। वो जिस तरह एक्टिवेट होता है वो कोई ना कोई सेकंड मैसेंजर सिस्टम को बना देता है। वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। इस इन IP3R रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाता है। जैसे ही ये इसके साथ बाइंड होता है तो ये चैनल भी ओपन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वो पीछे से कोई स्टिमुलस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये हमेशा कैल्शियम को रिलीज करवाने के लिए स्टिमुलस है, जरूरी तो नहीं है ना कि ये यहाँ पे जो आके कोई चीज अटैच हो रही है वो हमेशा कैल्शियम की रिलीज के लिए आए, है कि चैनल को ओपन किया जाए, कैल्शियम रिलीज करवाया जाए। सम टाइम वो कैल्शियम को इनहिबिट करवाने के लिए भी आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे रिसेप्टर कौन सा है, रिसेप्टर प्रोटीन पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर तो रिसेप्टर इनहिबिटरी है तो कैल्शियम को इनहिबिट कर दिया जाएगा। अगर रिसेप्टर एक्साइटेटरी है, ठीक है, तो कैल्शियम को जो है वो रिलीज करवा दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इस रिसेप्टर्स के ऊपर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये कुछ 64-67 कुछ चैप्टर है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि रिसेप्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये सब कुछ रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सी है, कि कौन सा ड्रग, कौन सी हार्मोन आ रही है, क्या वो इनहिबिटरी हार्मोन है, क्या वो एक्साइटेटरी हार्मोन है, ये डिपेंड करता है रिसेप्टर के ऊपर। जैसा रिसेप्टर होगा वैसी चीज आके उसके ऊपर अटैच होगी। अगर रिसेप्टर इनहिबिशन के लिए है तो जो चीज आएगी वो इनहिबिटरी के लिए उसके ऊपर आके बाइंड होगी। अगर रिसेप्टर एक्साइटेटरी के लिए है तो कोई वही चीज आके इसके ऊपर अटैच होगी जो वो एक्साइट करवा सके। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं रिसेप्टर्स के ऊपर।
अच्छा, अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो चुका है, अब इसमें किस तरह बाइंड हो रहा है उन चीजों को देख लें। अच्छा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, वो मैंने आपको बता दिया किन सोर्सेज से कैल्शियम जो है वो अंदर आ रहा है। कैल्शियम जैसे इन्फ्लक्स हुआ, एंटर हुआ, तो कैल्शियम बाइंड हुआ प्रोटीन के साथ, जिसे क्या कहा हमने, प्रोटीन कैल मॉडलिंग प्रोटीन, ठीक है। क्या बना, कॉम्प्लेक्स बन गया, कैल्शियम कैल मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, ये बन गया कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कैल मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स से क्या हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स ने एक एंजाइम एक्टिवेट किया। कौन सा एंजाइम, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये काइनेज इसने एक्टिवेट किया, जो मायोसिन की लाइट चेन के अंदर होता है, काइनेज एंजाइम्स, ठीक है। काइनेज एंजाइम्स क्या हुआ, एक्टिवेट। जब ये काइनेज एंजाइम्स एक्टिवेट हुआ तो इसने क्या करवा दी, आपको पता है कि जहां पे भी काइनेज एंजाइम आए ना, वो किसी न किसी चीज को इनिशिएट करवा रहा है या फास्फोराइलेशन करवा रहा है, ये मैं पिछले चैप्टर्स में भी बता चुका हूं। तो काइनेज यहां पे क्या करवाएगा, फास्फोराइलेशन। किसकी फास्फोराइलेशन करवाएगा, मायोसिन लाइट चेन की, ठीक है। क्या करवा दी इसने, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन करवा दी, किसकी फास्फोराइलेशन, ऑफ मायोसिन लाइट चेन, इसकी फास्फोराइलेशन करवा दी, ठीक है। अब फास्फोराइलेशन के क्या क्या फायदे हैं ये देखें। अब इसने मायोसिन लाइट चेन की फास्फोराइलेशन करवा दी। मेरे पास ये मायोसिन का फाइबर है, ठीक है। इसका आपको पता है कि ऐसे हेड और टेल होती है मायोसिन की, तो सिंपली हम यूं ये शो होते हैं हेड और टेल जब इसकी देखते हैं। तो एक तो जब इसकी फास्फोराइलेशन क्यों जरूरी है मायोसिन लाइट चेन की, मायोसिन लाइट चेन की फास्फोराइलेशन दो कामों के लिए जरूरी है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है, दूसरा इन मसल्स के पास जो एटीपेस एक्टिविटी होती है वो बहुत स्लो होती है। स्केलेटल मसल्स के पास जो एटीपेस एक्टिविटी थी वो बहुत रैपिड थी, बहुत हाई थी। इनके पास जो एटीपेस एक्टिविटी थी वो बहुत लो थी। तो क्यों जरूरी है, फास्फोराइलेशन दो कामों के लिए जरूरी है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन के लिए फास्फोराइलेशन जरूरी है, दूसरा एटीपेस जो एक्टिविटी है एक्टिविटी को इंक्रीज करवाने के लिए, ठीक है। इन दो कामों के लिए फास्फोराइलेशन जो है वो बहुत जरूरी है। मायोसिन लाइट चेन की फास्फोराइलेशन क्यों करवा रहे हैं, इन दोनों कामों के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन तभी होगी, और एटीपेस एक्टिविटी को इंक्रीज करवाने के लिए। एटीपेस एक्टिविटी क्या है, एटीपेस एक्टिविटी वो है कि मैंने आपको कहा था कि मायोसिन के हेड के पास एक स्पेशल खसूसियत होती है, उसके पास एटीपेस एक्टिविटी होती है, मतलब वो एटीपेस को एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ सकता है, उसको हम एटीपेस एक्टिविटी कहते हैं। तो किसके पास होती है, मायोसिन हेड के पास ये एक्टिविटी होती है एटीपेस एक्टिविटी, जिसमें वो एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ सकता है। ये मैं लिख देता हूँ। एक्टिविटी में क्या होता है कि एटीपी की ब्रेकडाउन करवाई जाती है एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है, एनर्जी हासिल करने के लिए। तो ये दोनों कामों के लिए ये फास्फोराइलेशन बहुत जरूरी है। फास्फोराइलेशन हमने करवाई इन दोनों कामों के लिए, एक तो कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो जाए, दूसरा जो एटीपेस की एक्टिविटी लो है इन मसल्स में, क्योंकि ये मसल्स कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जाहिर बात है जो मसल्स कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे उनके पास ऐसी सलाहियत भी कम होगी, तो एटीपेस एक्टिविटी को भी इंक्रीज करवाने के लिए। अब फास्फोराइलेशन के बाद हमारे पास क्या हुआ कि जो ये मायोसिन लाइट चेन का जो एंगल था वो इंक्रीज हुआ, एंगल क्या हुआ, इंक्रीज। उसके बाद एटीपेस एक्टिविटी भी हमारे पास इंक्रीज हो गई, एटीपेस एक्टिविटी भी हमारे पास इंक्रीज हो गई। उसके बाद क्या होगा कि
इससे यहाँ पे क्या होगा कि एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन जो है वो आपस में होगी। इंटरेक्शंस के बाद एक्टिन फास्फोराइलेशन से क्या हुआ, एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शंस हुई आपस में, ठीक है, ये फास्फोराइलेशन के नतीजे में हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि कन्फर्मेशनल चेंज आई, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है, और कन्फर्मेशनल चेंज यहाँ पे, फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, उसके बाद क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हमने किस, अभी रिलैक्सेशन भी करवा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन किस तरह हमने करवाई, देखिए मैंने पहले मुख्तलिफ सोर्सेज से बताया कि जिनके जरिए कैल्शियम अंदर आता है, ठीक है। अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम आके बाइंड हुआ कैलमोडुलिन के साथ, क्या कॉम्प्लेक्स बना, कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स, उसने एक्टिवेट किया एक एंजाइम्स को, उस एंजाइम्स का नाम है काइनेज, पूरा नाम मायोसिन लाइट चेन काइनेज। उस काइनेज ने क्या किया, फास्फोराइलेशन करवाई, फॉस्फेट ऐड किया, इनिशिएट किया किसी चीज को, फास्फोराइलेशन करवाई, किसकी, मायोसिन लाइट चेन की। तो फास्फोराइलेशन दो कामों के लिए जरूरी है। सबसे पहले एक तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है स्मूथ मसल्स की, दूसरी एटीपीएस एक्टिविटी को इंक्रीज करवाने के लिए, क्योंकि इन मसल्स के पास एटीपीएस एक्टिविटी स्लो होती है। अमूमन एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक एटीपी दरकार होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हेड था उसके एंगल हमने इंक्रीज करवाया, ठीक है, और उसके बाद एटीपीएस एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसके फास्फोराइलेशन के नतीजे में एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शंस हुई आपस में, तो उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब रिलैक्सेशन कैसे करेंगे, अगर जो फास्फोराइलेशन हो रही है इस एंजाइम्स की, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा दें, ठीक है, इसकी क्या करवा दें, डीफॉस्फोराइलेशन। रिलैक्सेशन कैसे होगी, रिलैक्सेशन के लिए डीफॉस्फोराइलेशन करवा दें, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन, ठीक है, मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन करवा दें। पहले आपने फास्फोराइलेशन करवा दी, अब उसको उल्ट कर दें, तो यहाँ पे एंजाइम करेगा, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज एंजाइम, ये करवा देता है डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो जब डीफॉस्फोराइलेशन होती है तो सारा काम उल्टा शुरू हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन जो है वो डिटैच हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्टिन और मायोसिन डिटैचमेंट हो जाएगी, पहले अटैचमेंट हुई थी तो अब क्या हो जाएगी, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट के बाद क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी होगी और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी होगी। एक बार सिर्फ इसको और देख लें कि किस तरह ये प्रोसेस होता है। दरअसल मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज पहले बताया कि कैल्शियम के इन्फ्लक्स होता है मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए, कैल्शियम जैसे ही अंदर होता है तो कैलमोडुलिन के साथ आके बाइंड होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, उस एंजाइम्स का नाम है काइनेज, ठीक है। तो काइनेज एंजाइम्स फास्फोराइलेशन करवाते हैं, किसकी फास्फोराइलेशन करवाते हैं, मायोसिन लाइट चेन की, ठीक है। ये फास्फोराइलेशन क्यों जरूरी है, दो कामों के लिए, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, दूसरे एटीपीएस एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि फास्फोराइलेशन के नतीजे में मायोसिन का जो हेड है इसका एंगल भी हमने इंक्रीज करवा दिया ताकि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो सके, और एटीपीएस एक्टिविटी को भी हमने इंक्रीज करवा दिया। तो अब होता क्या है कि फास्फोराइलेशन के नतीजे में एक्टिन और मायोसिन की आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती है। अब हमने रिलैक्सेशन करवानी है तो इसके रिवर्स चले, तो जो पहले फास्फोराइलेशन करवाई थी अब डीफॉस्फोराइलेशन करवा दें, ठीक है, मायोसिन लाइट चेन की। अब हमने मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन करवा दी, वो कौन एंजाइम आगे करेगा, वो एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज आके डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा। अब क्या हो गया, एक्टिन और मायोसिन के धागे डिटैच हो गए, आपस से सेपरेट हो गए, अलग हो गए, सेपरेशन होगी, क्रॉस ब्रिज की क्या होगी, सेपरेशन होगी, क्रॉस ब्रिज की, दोनों धागे अलग हो गए डिटैचमेंट के बाद। जब डिटैचमेंट हो जाएगी तो रिलैक्सेशन हो जाएगी, जब एक्टिन और मायोसिन की डिटैचमेंट हो जाती है।
अच्छा, यहाँ पे तो मैंने डिटैचमेंट करवा दी, लेकिन कुछ स्मूथ मसल्स हैं जो डिटैच होने के बाद भी उसी कंडीशन में रहते हैं, जिस तरह वो आपस में पहले जुड़े हुए थे, जिस तरह क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई थी, एक्टिन और मायोसिन के धागे आपस में जिस तरह जुड़े हुए थे, एक्टिन और मायोसिन के धागे जिस तरह आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने डीफॉस्फोराइलेशन करवा दी, उससे धागे क्या हो गए, दोनों अलग हो गए, एक्टिन का धागा भी और मायोसिन का धागा भी अलग हो गया। ये तो हो गया काम, ठीक है, डिटैचमेंट तक करवा दी हमने और रिलैक्सेशन हो गई। जैसे ही एक्टिन और मायोसिन के धागे एक दूसरे की जान छोड़ देंगे तो रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो लेकिन कुछ स्मूथ मसल्स के अंदर ये होता है कि वो डिटैच करवाने के बाद भी आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, फास्फोराइलेशन के बाद भी, डीफॉस्फोराइलेशन के बाद भी वो आपस में जुड़े रहते हैं वो धागे। वो क्या चक्कर है देखें, आफ्टर डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स जो है वो अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? फॉर मेंटेन्स प्रोलॉन्ग्ड टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स विदाउट मच expansion of energy। मतलब इस प्रोसेस के बाद भी, ये डीफॉस्फोराइलेशन के बाद तो इन धागों को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ये धागे फिर भी अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ। एक्टिन और मायोसिन की बात कर रहा हूं मैं, एक्टिन और मायोसिन डीफॉस्फोराइलेशन के बाद भी सम टाइम कुछ मसल सेल्स के वो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्यों? फॉर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन, काफी देर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सस्टेन्ड हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए, सस्टेन्ड हो जाए, प्रोलॉन्ग हो जाए कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, उसमें कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं होता, विदाउट मच एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही होती। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा जरूरी है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ठीक है, कुछ देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन रह जाए। और ऐसा किन ऑर्गन के अंदर होता है? ऐसा आपके यूट्रस के अंदर होता है, और इसके साथ साथ जो है जितने भी ये आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो ये सारा काम करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को, जिसमें प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन रह जाती है, कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन्ड रह जाती है, ठीक है, क्या रह जाती है? कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन्ड रह जाती है, कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन्ड रह जाती है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं लैच फेनोमेना या लैच मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लैच फेनोमेना या लैच मैकेनिज्म क्या है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन्ड हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल्स की, विदाउट मच एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, कोई इसमें एटीपी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ये फायदे के लिए आपके कहाँ पे यूट्रस के अंदर, ठीक है, उसके अलावा आपके जितने भी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उन सब के अंदर। अच्छा, ऐसा काम हमने पहले भी पढ़ा है स्केलेटल मसल्स के अंदर? हाँ, हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं होती, तो जाहिर बात है एटीपी की एक्टिविटी लो होती है यहाँ पे, ठीक है, एटीपी एक्टिविटी लो होती है, क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं हो रही एटीपी की, वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है मसल्स, ठीक है, वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है मसल। अच्छा, एक काम हमने इसी तरह का स्केलेटल मसल्स के अंदर पढ़ा था, यहाँ पे कोई एनर्जी की डेफिशिएंसी नहीं है, कोई एटीपी की डेफिशिएंसी नहीं है, तो ऐसा काम हो रहा है कि क्रॉस ब्रिज अलग ही नहीं हो रहे, सेपरेट ही नहीं हो रहे, उनकी सेपरेशन ही नहीं हो रही। ऐसा तो तब हो ना अगर एटीपी ना हो, यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है, यहाँ पे कोई एटीपी ना होने वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पे कोई एटीपी की डेफिशिएंसी नहीं है, ये वैसे ही प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, मसल को सस्टेन करना है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, ठीक है। लेकिन स्केलेटल मसल्स के अंदर एक ऐसा फेनोमेना हम पढ़ चुके हैं, रिगर मॉर्टिस, जिसको हमने कहा था, ठीक है।
ये आफ्टर डेथ होता है रिगर मॉर्टिस। इसमें क्या होता है कि इसमें एटीपी नहीं होती। एटीपी की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। जब एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है रिगर मॉर्टिस में कि एटीपी की डेफिशिएंसी होती है। तो जो क्रॉस ब्रिज बने होते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन ने क्रॉस ब्रिज बनाया होता है, वो सेपरेट नहीं होते। तो मसल जो है वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाते हैं, रीगर स्टेट में रह जाते हैं, रीगर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो मसल्स मुसलसल के स्टेट में रह जाते हैं, रीगर स्टेट में रह जाते हैं, जब तक एक्टिन मायोसिन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता लाइसोसोम्स के जरिए, तब तक वो उसी कंडीशन में रह जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाते हैं। यहाँ पे हम खुद करवा रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि प्रोटीन हमारे पास एटीपी नहीं है, कोई एटीपी की कमी नहीं है। एटीपी की तो कमी रिगर मॉर्टिस में, स्केलेटल मसल्स के काम में है कि वहाँ पे एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज को हम सेपरेट नहीं कर सकते और मसल जो है मुसलसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे देखेंगे किस तरह नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल है स्मूथ मसल्स पर। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो उसमें सिर्फ नर्वस कंट्रोल था कि न्यूरोट्रांसमीटर आता है, एसिटाइलकोलिन आके रिलीज करवाता है जो मसल्स फाइबर को स्टिमुलेट करती है। तो यहाँ पे ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे स्मूथ मसल्स के ऊपर नर्वस कंट्रोल भी होगा और हार्मोनल कंट्रोल भी होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नर्वस कंट्रोल में न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल में कोई भी हार्मोन आ सकता है, जिसमें बहुत सारे हार्मोन शामिल है। आपके उसमें एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, हिस्टामिन है, वैसोप्रेसिन है, एंजियोटेंसिन 2 है, एंडोथिलिन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं इस तरह के, वो भी फाइबर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो उसमें फाइबर को सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर आके स्टिमुलेट करता था जो एसिटाइलकोलिन था। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन भी आ सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी आ सकता है। ये स्मूथ मसल्स की खासियतें हैं। क्या क्या खासियतें हैं इसकी? यहाँ पे दोनों चीजें आ सकती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी आ सकता है, कोई हार्मोन भी आ सकता है। और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे दोनों आएंगे, एसिटाइलकोलिन और प्लस नॉरएपिनेफ्रिन। इसकी वजह क्या है? स्मूथ मसल्स के पास कौन सी ऐसी खासियत है जो ये सारी हार्मोनल कंट्रोल भी है? दरअसल इसकी मसल्स फाइबर में जो रिसेप्टर्स हैं उसकी वजह है, जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं इसमें, जो क्या है प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, उसकी वजह से क्या है, प्रोटीन रिसेप्टर जो इसमें पाए जाते हैं, ये सारी खासियतें उसी की वजह से है। और ये स्केलेटल मसल्स के अंदर कोई प्रोटीन रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन भी आ रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो इसमें होता ये है मैं फिर एक ड्रा करता हूं, देखें। ये स्मूथ मसल्स, ठीक है, और ये वेसिकल्स, वेरिकोसिटी, जिन वेसिकल्स को हमने नाम दिया था, ठीक है। इन वेरिकोसिटी वेसिकल्स में दोनों चीजें हैं, एसिटाइलकोलिन भी है और प्लस क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन भी है, ठीक है। लेकिन पीछे स्केलेटल मसल्स में क्या था, सिर्फ एसिटाइलकोलिन था, कोई नॉरएपिनेफ्रिन नहीं था। तो अब मजे की बात यह है कि ये जो अपना कंटेंट आके रिलीज कर देती है यहाँ पे, ठीक है। ये जो नर्व फाइबर है, ये मसल फाइबर से कुछ नैनोमीटर दूर ही रहती है, परे परे रहती है।
तो ये अपना कंटेंट इधर रिलीज कर देती है, ये कंटेंट बाद में डिफ्यूज होकर सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात बताऊं तो एसिटाइलकोलिन सब जगह पे कुछ जगहों पे क्या करता है कि वो इनहिबिटरी के तौर पे काम करता है कुछ मसल सेल्स के अंदर, और कुछ मसल सेल्स के अंदर एक्सीटेटरी के तौर पे काम करता है, ठीक है। किसी मसल सेल्स में वो क्या कर रहा है कि इनहिबिट करवा रहा है किसी चीज को, और किसी को क्या करवा रहा है, एक्साइट करवा रहा है, किसी को इनहिबिट करवा रहा है, किसी को एक्साइट करवा रहा है, ठीक है। तो कुछ मसल्स के अंदर ये जो आपका एसिटाइलकोलिन है ये क्या करवा रहा है, कुछ में ये इनहिबिटरी के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, कुछ के अंदर ये एक्साइटेटरी के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। कुछ मसल्स को ये एक्साइट करवाएगा, कुछ मसल्स को ये इनहिबिट करवाएगा, ठीक है। और जो नॉरएपिनेफ्राइन है वो इसके उल्ट चलेगा, वो क्या करेगा, अगर ये एसिटाइलकोलिन एक्साइट करवा रहा है तो नॉरएपिनेफ्राइन इसको क्या करवाएगा, एक्सहिबिट करवाएगा, ठीक है। तो कुछ के अंदर एसिटाइलकोलिन जो है वो इनहिबिटरी के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, किसी चीज को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। और कुछ के अंदर स्मूथ मसल्स जो है वो, कुछ स्मूथ मसल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन जो है वो उनको एक्साइट करवा रहा है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्राइन तो एक जैसा ही है जो ये इन वेसिकल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। पीछे से तो एक जैसा है जो इन वेसिकल्स में आ रहा है, उसमें एसिटाइलकोलिन नॉरएपिनेफ्राइन एक जैसा है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि फलां वाला इनहिबिटरी है, फलां वाला जो है वो एक्साइटेटरी है, वो तो डिपेंड करता है यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। आया कि वो रिसेप्टर्स इनहिबिशन के लिए हैं, आया कि वो रिसेप्टर्स एक्साइटेशन के लिए हैं, वो इन रिसेप्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब एसिटाइलकोलिन ये नहीं है कि हमेशा एक्साइट ही करवाएगा, हमने वहां पे स्केलेटल मसल्स के अंदर तो यही कहा है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर एक्साइटेटरी तो है लेकिन साथ साथ इनहिबिटरी भी है, ठीक है। अगर किसी मसल फाइबर को वो एक्साइट करवा रहा है, कुछ मसल फाइबर में वो इनहिबिटरी के तौर पे भी काम कर रहा है, और लेकिन जो अपना दूसरा है नॉरएपिनेफ्राइन है ये एसिटाइलकोलिन के फिर उल्ट चलेगा। अगर एसिटाइलकोलिन ने किसी चीज को एक्साइट करवा दिया है फिर नॉरएपिनेफ्राइन आके उसको इनहिबिट करवाएगा। तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है, ये सारा इन रिसेप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आया कि रिसेप्टर्स इनहिबिटरी हैं, आया कि रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी हैं, जैसा रिसेप्टर होगा वैसा ही आके वो हार्मोन आके अटैच होगा। तो ये डिसाइड करते हैं रिसेप्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर डिसाइडेड, आया के न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी हो, ठीक है, या इनहिबिटरी हो, ठीक है, या इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। आया के वो एसिटाइलकोलिन है, आया के वो नॉरएपिनेफ्राइन है, इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। कौन डिसाइड कर रहा है, कर रहे हैं रिसेप्टर डिसाइड कर रहे हैं, रिसेप्टर डिसाइड कर रहे हैं आया के आने वाला एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी है, आने वाला नॉरएपिनेफ्राइन एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी है, और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आया कि वो एसिटाइलकोलिन रहेगा या नॉरएपिनेफ्राइन रहेगा। वो सब कुछ डिसाइड करते हैं आपके रिसेप्टर डिसाइड करेंगे इन चीजों को। अच्छा, इसमें देखिए इसके अलावा आगे वो मेंशन करता है कैल्शियम चैनल्स का, कि कैल्शियम चैनल्स जो है वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, कोई आम चैनल नहीं होते। और मजे की बात बताऊं, कैल्शियम चैनल्स के साथ साथ जो है कुछ सोडियम के चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और सोडियम के अंदर खास ये फर्क है कि कैल्शियम के चैनल जो है वो
स्लो ओपन होते हैं और स्लोली क्लोज होते हैं, स्लोली ओपन होते हैं, स्लोली क्लोज होते हैं। लेकिन सोडियम के तो सडन क्लोज हो जाते हैं, वो तो आपने पढ़ा उस न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन में आपने तफसीली पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कैल्शियम के चैनल के साथ साथ सोडियम के चैनल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स की है, क्योंकि सब कुछ कैल्शियम की एंट्री से हो रहा है। कैल्शियम आके कैलमोडुलिन के साथ अटैच होगी तो कॉम्प्लेक्स के बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो वो ये कह रहा है, एक तो सबसे पहले बात के कैल्शियम का कोई आम चैनल नहीं है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स है। दूसरी बात, कैल्शियम जाकर डायरेक्ट एक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्ट कैलमोडुलिन के साथ जाकर बाइंड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह बनता है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, यहाँ पे स्लो वेव या पेस मेकर वेव किस तरह डीपोलराइजेशन की तरफ ले जाती है। स्लो वेव या पेस मेकर वेव जो है वो किस तरह स्पॉन्टेनियस जनरेशन की वजह बनती है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। किस तरह, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि स्लो वेव से या पेस मेकर वेव से खुद ब खुद किस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। हालांकि एक्शन पोटेंशियल के लिए तो कोई एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस चाहिए, बाहर से कोई स्टिमुलस आए जिससे वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो, लेकिन किस तरह खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो रहा है स्लो वेव्स के जरिए या पेस मेकर वेव के जरिए। तो याद रखिए, कुछ स्मूथ मसल जो होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं। क्या होते हैं? खुद ब खुद सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं। सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं, मतलब उनको कोई एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस नहीं चाहिए, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए उनको स्टिमुलेट करने के लिए। तो दरअसल ये होता क्या है, किस तरह ये मसल्स के अंदर जो है वो रिथमिसिटी हो जाती है। तो दरअसल ऐसा होता है कि सोडियम के इफ्लक्स अगर इंक्रीज होता है, ये मेरी तरफ देखें, सोडियम का इफ्लक्स, दोनों चक्कर में इफ्लक्स हो रहा है, अगर इफ्लक्स ज्यादा हो जाता है तो आपको पता है कि हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। अंदर से जब पॉजिटिविटी बाहर की तरफ सारी निकल जाए तो क्या हो जाता है? हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर सोडियम का इफ्लक्स डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाती है? डीपोलराइजेशन हो जाती है। दरअसल ये मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि किस तरह स्लो वेव या पेस मेकर वेव के जरिए खुद ब खुद मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। हालांकि बाहर से कोई एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस नहीं आया, मसल सेल के अंदर खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो गया। तो किस तरह ये इस तरह होता है कि सोडियम का इफ्लक्स डिक्रीज होने से या सोडियम का इफ्लक्स इंक्रीज होने से। अगर सोडियम का इफ्लक्स इंक्रीज हो गया है तो अंदर से पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो सेल हाइपरपोलराइज हो गया, हाइपरपोलराइजेशन हो गई। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डीपोलराइजेशन हो गई, ठीक है। इसके सोडियम के इफ्लक्स से इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो लोकल पोटेंशियल होता है। क्या होता है? लोकल पोटेंशियल। और आपको पता है कि लोकल पोटेंशियल जो है वो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जरूर दिखेता है। हालांकि ये लोकल पोटेंशियल फुल एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, या स्लो वेव जो है या ये लोकल पोटेंशियल जो है ये कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है पूरा, लेकिन ये है कि ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरफ जरूर लेके जाएगा। अगर -50 था पहले तो वो -30 मिलीवोल्ट तक ले जाता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ले जाता है। तो लोकल पोटेंशियल जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ले जाएगा तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है या लोकल पोटेंशियल जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचेगा तो खुद ब खुद उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा।
अच्छा, अजान हो रही थी, इधर आए देखें। तो मैंने ये कहा कि किस तरह स्लो वेव या पेस मेकर के जरिए जो है वो खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो मैंने ये कहा कि जब सोडियम की इफ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उससे एक लोकल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। वो लोकल पोटेंशियल कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, दरअसल वो वजह ज़रूर बनती है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सके, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को लेस नेगेटिव कर देता है। लेस नेगेटिव होने से मजीद चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाता है। इस वजह से ये स्लो वेव या पेस मेकर वेव जो है एक्शन पोटेंशियल स्पॉन्टेनियस जनरेट करवाने की वजह बनती है। अच्छा, स्मूथ मसल्स में जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। उसमें एक होता है हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल और एक होता है हमारे पास प्लेटिंग। स्मूथ मसल्स के कुछ टिश्यूज जो है वो एक्शन पोटेंशियल स्पाइक बना के शो करते हैं, कुछ जो है वो प्लेटी पोटेंशियल शो करते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ये किस तरह होता है? स्पाइक पोटेंशियल जो होता है ना, ये इतने टाइम के लिए होता है, तकरीबन 10 से 50 मिली सेकेंड के लिए ये स्पाइक पोटेंशियल होता है, ठीक है। 10 से 50 मिली सेकेंड के लिए स्पाइक पोटेंशियल होता है और इसका ग्राफ मैंने ये बनाया है, ठीक है। अगर एक साइड पे मैं टाइम रखूं और दूसरी साइड पे मैं वोल्टेज रखूं, ये स्पाइक पोटेंशियल का ग्राफ है। और ये मैंने कहा था कि ये स्पाइक बन रही है, यहाँ पे 0 लेवल है, ठीक है। ये क्या बन रही है? स्पाइक। यहाँ से ये सारी स्पाइक है, ठीक है। तो स्पाइक पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से 50 मिली सेकेंड का होता है, ठीक है। ये उसका ग्राफ मैंने वो शो करवा दिया। अब प्लेटी पोटेंशियल जो होता है इसमें रीपोलराइजेशन तो होती है, रीपोलराइजेशन, लेकिन वो डिले हो जाती है, डिले फॉर अप टू 1 सेकेंड। क्यों 1 सेकेंड के लिए क्यों डिले कर दी जाती है? फॉर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रीपोलराइजेशन जो है वो डिले कर दी जाती है। यहां पे ड्यूरेशन इसका कितना होता है? 10 से 50 मिली सेकेंड तक। यहां पे कितना? 1 सेकेंड का, ठीक है। तो स्पाइक पोटेंशियल में जो ड्यूरेशन है वो 10 से 50 मिली सेकेंड का होता है और इसमें जो है ड्यूरेशन 1 सेकेंड का होता है और इसमें रीपोलराइजेशन जो है वो डिले कर दी जाती है। डिले क्यों कर दी जाती है? पूरे 1 सेकेंड का होता है, उसमें मिली सेकेंड का, इसमें पूरे 1 सेकेंड का डिले कर दी जाती है। वही लैच फेनोमेना जो आपने अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया कि मसल जो है वो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्ट रह जाए, ठीक है। और उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे थी आपने पढ़ी? उसकी इंपॉर्टेंस यूट्रस में और उसके बाद जितने भी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनमें प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, स्पाइक का ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ किसका? ये ग्राफ इसका जब वो रिपीटेशन होती है, ठीक है, उसमें रिथमिसिटी आती है ग्राफ के अंदर स्लो वेव पेस मेकर वेव की वजह से, तो वो ग्राफ इस तरह शो होता है, ठीक है। स्लो वेव, ये स्लो वेव बनती है, ठीक है, स्लो वेव इस तरह शो होती है। अच्छा, और प्लेटी फॉर्मेशन का ग्राफ किस तरह बनता है? ये प्लेटी फॉर्मेशन का ग्राफ है, ठीक है। जो कुछ टिश्यूज अपने एक्शन पोटेंशियल में ये पोटेंशियल शो करते हैं और कुछ जो है वो ये शो करते हैं।
कुछ इस तरह शो करते हैं लोकल पोटेंशियल की वजह से, ठीक है, लोकल डिपोलराइजेशन की वजह से, लोकल पोटेंशियल की वजह से स्लो वेव या पेस मेकर वेव शो करते हैं इस तरह। ये ग्राफ ये शो करवा रहा है, देखिए ये पहले लाल वाला जो ग्राफ है ये अपना स्पाइक पोटेंशियल के लिए, दूसरा जो ग्राफ है ये रिथमिकल वेव्स शो करवा रहा है, स्लो और पेस मेकर वेव्स ये शो करवा रहा है, और ये तीसरा ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये प्लेटी फॉर्मेशन शो करवा रहा है, प्लेटी पोटेंशियल को शो करवा रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखें कुछ फैक्टर्स देखें, केमिकल फैक्टर्स जो स्टिमुलेट करवा सकते हैं, बस लास्ट है केमिकल फैक्टर्स जो स्टिमुलेट करवा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है कि जो मसल्स फाइबर को स्टिमुलेट करवा सकते हैं। उसमें मेरे पास ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है या हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करवाएंगी, वेजोडाइलेशन, डाइलेशन, ठीक है, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डाइलेट करवा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स स्टिमुलेट हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास एडिनोसिन की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है, और उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर हाई होने की वजह से, इन सब से जो है वो वेसोडाइलेशन हो जाती है और जो फाइबर है, मसल फाइबर है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स, जिनकी वजह से मसल फाइबर स्टिमुलेट हो जाता है। अब हार्मोन्स कौन कौन से हैं? हार्मोन्स उसमें हमारे पास शामिल है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इसके अलावा वैसोप्रेशन, और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और एंजियोटेंसिन 2, और इसके अलावा एंडोथिलिन, और इसके अलावा हिस्टामिन, ठीक है। तो ये हार्मोन्स हैं जो मसल फाइबर को स्टिमुलेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर केमिकल फैक्टर्स हैं जो मसल फाइबर को स्टिमुलेट करवा सकते हैं, और नीचे ये हार्मोन्स हैं जो मसल फाइबर को, क्योंकि इन सब हार्मोन्स के मसल फाइबर के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, ये अपने अपने रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड हो सकते हैं और उसको स्टिमुलेट भी करवा सकते हैं, इनहिबिट भी करवा सकते हैं। उसको डिपेंड करता है कि जो रिसीविंग रिसेप्टर्स है वो किस टाइप का है, आया कि वो एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी है। ये तो जाके सिंपली उसके साथ बाइंड होंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये आप जो आगे चैप्टर है हमारे एंड में उसमें डिस्कस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है। तो फिलहाल ये जो आज हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है, कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं, उसके अलावा कैल्शियम किस तरह आके बाइंड होती है, कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है, रिलैक्सेशन किस तरह होती है, हार्मोन नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल किस तरह है मसल फाइबर्स के ऊपर। उसके अलावा जो ये हमने ग्राफ बनाए हैं उसमें स्लो वेव या पेस मेकर वेव का पढ़ा है, लैच फेनोमिना हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें, और आखिर में ये केमिकल फैक्टर्स और हार्मोन्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।